नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे EGR की, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, और इससे सोने में निवेश का तरीका कितना बदल सकता है और कितना इंपॉर्टेंट है ये कंट्री के लिए, इस पर होगी चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कल एक समय में हमने 6% तक की बढ़त आते हुए देखी थी, लेकिन 4% की तेजी के साथ कल हमने कारोबार होता हुआ देखा। आज हल्की सी मुनाफा वसूली है, लेकिन $110 प्रति बैरल के ऊपर कच्चे तेल के प्राइसेस में अभी भी सिचुएशन बनी हुई है। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं BN वैद्या एंड एसोसिएट्स के प्रोप्राइटर भार्गव वैद्या, एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, NCRFX के फाउंडर अमित पबारी, एमिरेट्स इन्वेस्टमेंट बैंक के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया भी जुड़ेंगे हमारे साथ। और सबसे पहले यहाँ पर हम कच्चे तेल को ही देख लेते हैं। कैसे देखते हैं आप धर्मेश प्राइसेस को यहाँ से जाते हुए? देखिए, कच्चे तेल की बात करें तो मुझे लगता है कि जो वोलेटिलिटी है वो काफी सीमित दायरे में आ चुकी है। 10% की वोलेटिलिटी, नो डाउट। अगर आप ब्रेंट देखिए तो 110 से 120 के दायरे में ट्रेड हो रहा है। बट अगर आगे के महीने देखें, सारे महीने बैकवर्डेशन में चल रहे हैं। इसके मतलब है कि इनकी तेजी जो ऊपरी स्तरों पर होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही है, और बायर्स है नहीं मार्केट में। तो छोटी अवधि के लिए मुझे लगता है कि उछाले पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। मेरे हिसाब से 10,000 का स्तर काफी अच्छा स्तर है, यहाँ पे बिकवाली करिए। मेरे हिसाब से 9,500 से लेकर 9,200 तक के लेवल्स आपको फिर से देखने मिल सकते हैं। मैं सलाह दूंगा आगे के महीने में बिकवाली करिए। कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज होता है और अगर स्टेट ऑफ हार्मोन्स की तरफ से थोड़ी सी अगर राहत मिलती है, तो कच्चा तेल यहाँ से $20 से $25 की गिरावट आपको दिखा सकता है। तो मैं इसमें ज्यादा तेजी में हूं नहीं, और काफी सारे देश ये चाहते हैं कि वॉर हो नहीं और प्राइस को सब्सिडाइज हो जाए। तो मेरे हिसाब से बिकवाली करने में ही ज्यादा मुनाफे का सौदा होगा, क्योंकि ऊपरी स्तरों पर लिमिट है बट डाउन साइड फॉल ज्यादा आ सकती है। ऑलराइट, तो कुछ मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है और धर्मेश को नहीं लगता कि तेजी यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। हमारे साथ अब नरेंद्र तनेजा जी भी जुड़ चुके हैं। तनेजा जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आप कैसे देखते हैं कच्चे तेल के प्राइसेस को? काफ़ी कुछ हुआ यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पिछले 24 घंटे में। 6 बोट्स के ऊपर US की तरफ से काम हुआ। ईरान ने 4 बोट्स के ऊपर यहाँ पर अटैक किया। साउथ कोरिया को एक रिपोर्ट यहाँ पर वेसल बिलोंग करती थी। काफ़ी सारी खबरें आज सुबह उठते ही हमने यहाँ पर रिएक्ट की हैं। क्रूड प्राइसेस में एक जोरदार तेजी ओवरनाइट तो देखने को मिली। 5-6% बहुत ज़्यादा नहीं है इन खबरों को अगर देखा जाए, और इस वक्त एशियन मार्केट्स में थोड़ी सी मुनाफा वसूली। कैसे टर्न ऑफ इवेंट्स देखते हैं आप, और क्रूड ने इसे कैसे रिएक्ट किया है, उसे कैसे रीड करेंगे? देखिए मनीषा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE में कल रात को लोग सो नहीं पाए। इतनी दफा वहां पे अलर्ट जो है वो साउंड हुए कि ज्यादातर लोग जागते रहे। इस बात का डर था कि शायद ईरान से मिसाइल ना आ जाए। तो और दूसरा हमने देखा भी जो थोड़े बहुत हमले हुए वो उसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ही मेन टारगेट रहा। दूसरी तरफ ईरान ने ये घोषणा करी है कि वो सारा समुद्री उसकी जो टेरिटरी है उसने उसको फुजेरा, जो कि बहुत बड़ा पोर्ट है और जहां से पाइपलाइन के माध्यम से UAE आज भी तेल का 2 मिलियन बैरल्स का एक्सपोर्ट करता है, उसने कहा ये भी हमारी टेरिटरी है। अर्थात ये है कि अगर आपने उसको यूज करना है फुजेरा पोर्ट को, तो आपने हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस तरह हालात जिस तरीके के बन रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो सीज फायर है उसको लेकर के दोनों तरफ से लगभग चुप्पी है। शायद कोई पीछे बातचीत हो, लेकिन लगभग चुप्पी है। लेकिन तेल का बाजार जो है उसके अंदर ये मानना, अब धीरे धीरे वो ये मान रहा है कि शायद हम एक और राउंड ऑफ युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद दोबारा जो है युद्ध हो जाए, अमेरिका दोबारा ईरान को टारगेट करे, क्योंकि अमेरिका जो चाहता है वो ईरान करने को तैयार नहीं है। और कुल मिलाकर के जो आसपास के खाड़ी के देश हैं उनको लगता है कि अगर ईरान को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ईरान और मजबूत होकर निकलेगा। उसका नतीजा ये हुआ कि जो खाड़ी के बड़े बड़े तेल के उत्पादक देश हैं, UAE है, सऊदी अरब है, कतार है, कुवैत है, ये सारे जो देश हैं जो बड़े निर्यातक भी हैं, इनके लिए आने वाले दिनों में इसका कोई विकल्प नहीं होगा, बल्कि वो माने जो जो ईरान उनसे चाहता है, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। जैसे आपको पता है कि बाकी सारे देश सुन्नी हैं और ईरान जो है वो शिया पावर है, और भी कई डायनेमिक्स हैं इसके पीछे। तेल का बाजार को ये लग रहा है कि शायद हम सेकेंड राउंड ऑफ हॉस्टिलिटी उस तरफ बढ़ रहे हैं। वही कीमतों में रिफ्लेक्ट किया है, और अभी तक अमेरिका या ईरान की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट या वक्तव्य नहीं आया है कि ऐसा नहीं होगा। लगता ये है कि दोनों देश और साथ में इजराइल कहीं ना कहीं युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तनेजा जी, एक और चीज़ यहाँ पर, और जैसे आपने UAE की यहाँ पर बात की, जिस तरह से UAE ने लगातार कहा है, और ये दूसरी बार काफ़ी स्ट्रांगली वेहमेंटली कहा है कि उनको अपने को और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई कदम उठाना पड़ा तो वो उठाएंगे। क्या हम एक लार्जर मल्टी कंट्री वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पर? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। UAE ने बार बार इस बात का वक्तव्य दिया है। साथ में UAE ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो ईरान के खिलाफ नहीं है। उन्होंने काफी पॉजिटिव सिग्नल भेजे हैं, और कहीं ना कहीं अन्य देश भी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। हमारे प्रधानमंत्री भी UAE जाने वाले, अगले हफ्ते UAE जा रहे हैं।
है ना। तो काफी कोशिश है भारत की तरफ से, चीन की तरफ से, अन्य देशों में, एस्केलेट ना हो। लेकिन यूएई को ऐसा लगता है कि जब युद्ध पिछली बार भी जब हुआ था तो सबसे ज्यादा टारगेट जो करा गया था वो यूएई को करा गया था। और इसी यही बहुत बड़े कारण है कि यूएई ने अपनी पूरी रणनीति बदली है, वो ओपेक के बाहर आ गया है, अमेरिका के नजदीक चला गया है, अपने मित्र देशों से संबंध बना रहा है, कहीं ना कहीं भारत और चीन से भी अपने समुद्रों को सुदृढ़ कर रहा है। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि इसमें और देश क्या शामिल हो जाएंगे, ऐसा लगता नहीं है आज की तारीख में। लेकिन इतना जरूर है कि जो हालात बन रहे हैं वो तेल के लिए जो है अच्छी खबर नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज फिलहाल खुल जाएगा, ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे। अमेरिका कोशिश कर रहा है फौजी ताकत लगा करके, अभी उसमें उसको कोई सफलता मिली या वो इतना साहस भी नहीं दिखा पा रहा है। इसलिए अभी जो है हालात ऐसे हैं जैसे तेल के बाजार में बहुत बेचैनी, और लिहाजा बीच बीच में आप देखेंगे कीमतों में कुछ हाल आएगा। लेकिन हमने ये उछाल यहाँ पर सस्टेन होता हुआ नहीं देखा नरेंद्र जी। तो आपको लगता है कि क्योंकि एक पाइपलाइन के थ्रू सऊदी और यूएई की तरफ से हमने तेल निकलता हुआ देखा है, डिमांड डिस्ट्रक्शन की बातें अब यहाँ पर सब लोग करने लगे हैं, ओपेक यहाँ पर पेपर पे ही सही लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाता हुआ नजर आया है, वेनेजुएला का एक्सपोर्ट 7 साल के हाईज पर है, कुछ ऐसी भी खबरें हैं बाजार में जो क्रूड प्राइसेस को इन चेक रखे हुए हैं। एंड देन द फैक्ट कि पिछली बार जब भी यहाँ पर हमने ऑयल सप्लाई शॉक आता हुआ देखा था, उस स्थिति से आज की डेट में इतना एनर्जी इंटेंसिव ये नहीं है। रिन्यूएबल्स और बायोफ्यूल्स, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ हम यहाँ पर जा चुके हैं। आपको लगता है ये सारी चीजें क्रूड को इन चेक रखे हैं? नहीं, देखिए आज भी 80% दुनिया की ऊर्जा जो है वो फॉसिल फ्यूल से आती है आज भी। और ओवरनाइट तो ट्रांजिशन हो नहीं सकता कि हम सारा कुछ बिजली पे चले जाएं या वो चले जाएं, वो तो ऐसा है नहीं। अभी भी पूरी पृथ्वी के ऊपर जो है 4 अरब लोग, 4 बिलियन लोग ऐसे हैं जो एनर्जी पुअर हैं, जो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी में है बेसिकली। तो देखिए ये ट्रांजिशन या अभी रिन्यूएबल ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये रिप्लेस कर देंगी फॉसिल फ्यूल को या तेल को। तेल को सप्लीमेंट तो कर रही है, कहीं भी दुनिया में कहीं भी ऑयल को सप्लीमेंट कर रही है रिन्यूएबल, रिप्लेस कहीं पे नहीं कर रही है। और जो डिमांड की डिस्ट्रक्शन की आपने बात करी, डिमांड कहाँ बढ़ रही है, किन देशों में बढ़ रही है? मिडिल ईस्ट में बढ़ रही है, भारत में बढ़ रही है, कुछ और इमर्जिंग इकोनॉमी बढ़ रही है। आप मुझे बताइए, आपको लगता है कि भारत में तेल की डिमांड कम हो जाएगी? 4% से बढ़ रही है पर ईयर। पूरी दुनिया में जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है डिमांड की तेल की, वो इंडिया ड्राइव कर रहा है आज की तारीख में। क्या अगर हम ऑयल लेना कंजम्पशन कम कर दें, गैस का कम कर दें, तो क्या हो जाएगा? इतनी बिजली का प्रयोग ओवरनाइट शुरू हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये सब बातें सही हैं, एनालिसिस सही हैं, लोग अपने अपने मकसद से तमाम संगठन अपनी रिपोर्ट्स और प्रोजेक्शंस दे के आते हैं, क्योंकि वो मार्केट में प्ले करते हैं, खासतौर से बैंक। तो उन पे मैं बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता। डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा अगर 6-7 महीने चलता रहे। कैसे होगा कि प्रोग्रेस रुक जाएगी, ग्रोथ रुकेगी, उस बेसिस पे डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा। क्या भारत चाहेगा ग्रोथ रुक जाए? भारत तो कम से कम नहीं चाहेगा, जो ड्राइव कर रहा है पूरी डिमांड को। अन्य देशों, क्या मिडिल ईस्ट के कंट्री चाहेंगे? वो भी नहीं चाहेंगे। अफ्रीका में नाइजीरिया जो एक्सपोर्टर भी है, क्या वो चाहेगा? वो भी नहीं चाहेगा। तो इसलिए हमको ये वक्तव्य, ये सारे स्टेटमेंट के एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, रिन्यूएबल, ये सब पश्चिम के देशों से आते हैं और इनका अपना एक मकसद होता है। तो इनको वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हकीकत ये है कि युद्ध अगर दोबारा सेकंड राउंड होता है और अगर फुजैरा से यूएई का तेल निकलना 2 मिलियन बैरल से इंटरप्शन हो जाता है, या सऊदी अरब जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से लेगा वो उसकी कैपेसिटी में इंटरप्शन होता है, क्योंकि सुएज कैनाल में जो यूतीज हैं वो कहीं जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं। नॉर्मल जब तक नहीं होता, जब तक स्थिति नहीं होगी। और अभी जो आज की तारीख में, आज का तरह कल क्या होगा क्या नाम, आज के धरातल में ऐसा लगता है शायद सेकेंड राउंड ऑफ हॉस्टिलिटी की तरफ जो मिडिल ईस्ट है वो बढ़ रहा है। क्लियरली यहाँ पर एक सपोर्ट यहाँ पर कच्चे तेल में बरकरार रह सकता है। बहुत बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन शायद नहीं है। बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी साथ जोड़ने के लिए। और एक सेंस अब यहाँ पर करेंसी की भी लेते हैं। CRFX के फाउंडर अमित पबारी हमारे साथ हैं। अमित, एक और दिन और रिकॉर्ड लोज हमने यहाँ पर रुपए में आता हुआ देखा है। कच्चे तेल में तेजी है, वॉर इंटेंसिफाई होती हुई नजर आ रही है, स्टॉक मार्केट्स में बिकवाली है, FI आउटफ्लोज फिर से हैं। सारी की सारी चीज़ें जो इम्पैक्ट रुपये को करती हैं, वो परफेक्ट रेसिपी आज बाजार में बनकर आई। नमस्ते। अगर हम रुपये की बात करें तो नेगेटिव फैक्टर्स का लिस्ट जो है बहुत बड़ा है। वो आपने बताया कि FI 20 बिलियन बेच चुका है, कच्चे तेल में मजबूती है और FDI का फ्लोज भी स्लो है। लेकिन ये सब नेगेटिव्स के अंदर पे क्या कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं? पहला पॉजिटिव फैक्टर ये हो सकता है, डॉलर इंडेक्स जो है वो अपने 16 साल के ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है। क्या डॉलर इंडेक्स जो है अपना 16 साल का ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा? उसका प्रोबेबिलिटी जो है आज के दिन पे 80% है। अगर वो 98 का लेवल तोड़ता है तो फिर हमको 96 और 94 के लेवल्स के आसपास का लेवल मिलेगा। अगर डॉलर इंडेक्स वीक होता है
तो कहीं ना कहीं ऑल इमर्जिंग मार्केट करेंसीज पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा और रुपये के अंदर में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रह सकता है। सेकंड पॉजिटिव फैक्टर क्या हो सकते हैं, जैसे हमने 2013 में देखा था, रघुराम राजन जी आए थे, उन्होंने FCNR बिल डिपॉजिट्स का अनाउंसमेंट किया था। तो आरबीआई ऐसा कोई इनोवेटिव स्टेप लेके आए जहां से FII इन्वेस्टर वापस से इंडिया पे आए या कोई FII का फ्लो आए, तो ये भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हो सकता है। थर्ड पॉजिटिव सेंटिमेंट क्या हो सकता है? थर्ड पॉजिटिव सेंटिमेंट ये हो सकता है कि गवर्नमेंट अपने जो HPCL है, BPCL है, उनको बोले कि फॉरेन करेंसी में बोरो करे ताकि जो नियर टर्म प्रेशर है रुपये का वो सब सॉल्व हो जाए। और लास्ट पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हो सकता है, जैसे आपके इंटरव्यू में पहले बात हुई कि कच्चा तेल जो बैकवर्ड के भाव पे चल रहा है, इससे यह पता चल रहा है कि कोई भी नेगेटिव न्यूज आ रहा है वॉर के प्रति, तो कच्चा तेल की जो तेजी है वो कम पेस पे हो रही है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि रुपये का जो डेप्रिसिएशन है यहाँ से 30 से 50% तक का हो सकता है, लेकिन कोई भी पॉजिटिव फैक्टर के कारण 1 से 1.5 रुपया का मजबूती हमें रुपये में देख सकता है। तो अगर हम आज अमित, के जिस दिन तरह पे कोई से इंपोर्टर है, आई गेट योर पॉइंट अमित, जिस तरह से पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10% तक की गिरावट यहाँ पर रुपए में आज देखने को मिली थी, इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत ही यहाँ पर वीकनेस के साथ हुई है। 95-40 के लेवल्स हम यहाँ पर देख चुके हैं। आगे रुपया इन द लाइट ऑफ पॉजिटिव्स जो आपने कहा और नेगेटिव्स जो ऑलरेडी हैं, कैसे देखते हैं एक रेंज बनती हुई? रेंज की बात करें तो ऊपर में हमें लगता है 95-40 से 96 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी पॉजिटिव न्यूज आया तो रुपया 1 से 1.5 रुपया मजबूत हो सकता है। तो नीचे में 93, 80, 94 जो है वो सपोर्ट के तरफ एक्ट कर सकता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इंपोर्टर्स को लॉन्ग टर्म इंपोर्ट कवर नहीं करना चाहिए, पैनिक पे कवर नहीं करना चाहिए। कोई डिप आता है टुवर्ड्स 93, 80 से लेकर 94, 20 पे, वहां पे नियर टर्म इंपोर्ट्स को कवर करने का ट्राई करें और अबव 95, 20 लेवल्स एक्सपोर्टर को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। अमित, एक फाइनल सवाल, रेट साइकिल कैसे टर्न होता हुआ देखते हैं आप? क्योंकि ज्यादातर बैंक्स, ग्लोबल बैंक्स का भी अब ये समझ में आने लगा है कि रेट कटौती तो नहीं, न्यूट्रल एंड मे बी अ रेट हाइक। क्या वही हम इंडिया के लिए भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, इंडिया के लिए हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर पे हमें रेट हाइक का साइकिल मिले। फेड जो है वो शायद आउटलायर हो सकता है कि वो रेट हाइक ना करे और प्रेशर पे आके रेट को कट कर दे आने वाले 6 से 9 महीने के अंदर। तो उसके कारण डॉलर इंडेक्स में एक ब्रेकडाउन का संभावना है। पॉइंट टेकन। अमित, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स एंड रेंज जो रुपए में रह सकती है वो सभी हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए भी। वेल, एक और चीज़ आपके सामने रखना चाहेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स। हमारे साथ BN वैद्या एंड एसोसिएट्स के प्रोप्राइटर भार्गव वैद्या जुड़े हैं। भार्गव जी नमस्कार। और EGR की बात हम यहाँ पर काफ़ी समय से करते रहे हैं, NSE ने अब इसे लॉन्च किया है, अनाउंस भी कर दिया है। कितना रेडी है आपको लगता है इंडियन इन्वेस्टर अब इसमें काम करने के लिए? देखिए, इन्वेस्टर्स को तो काफी टाइम से रेडी है। पूरा एक माहौल जो होना चाहिए, एक इकोसिस्टम, टेक सिस्टम उसके साथ में, उससे रेडी होने में थोड़ा देर लगेगा, टाइम लगेगा। बट ये एक बहुत अच्छी चीज है कि लेट्स गेट ऑफ द ग्राउंड। हम एक प्रोडक्ट को एक तरह से लॉन्च कर दे और फिर इसमें रिफॉर्म्स स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करते रहे। पहले मैं कहना चाहूंगा जैसे कि डिजिटल गोल्ड के इन्वेस्टर्स है, वो तो बहुत कंफर्टेबल होंगे और एंटायर रेगुलेटरी सेटअप भी काफी कंफर्टेबल होगी। बिकॉज जो आजकल इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी तरह हो रहा है, सुपरविजन हो रहा है, बट उसका एक रेगुलेटरी स्टैंप नहीं है। एक EGR में अगर इन्वेस्टमेंट डिजिटल गोल्ड का हो गया, बैकअप हो गया, देन ये एक रेडी मार्केट है, सेफ्टी फॉर एनी इन्वेस्टर वो आ जाएगा। एंड फॉर एनी लार्ज इन्वेस्टर जैसे मैं हूं या आप है, अपने घर में सोना रखने से अब काफी कंफर्टेबल हो गए कि EGR में रखे या इन्वेस्ट EGR में करे। बिकॉज क्वालिटी एंड सेफ्टी पर्पस के लिए काफी कॉन्फिडेंस हो जाएगा सभी के लिए। और एक इलेक्ट्रिक फॉर्म में ट्रांसफरेबिलिटी भी बहुत इजी होती है। एक जमाने में हम सोचते थे कि फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट बना के साइन करके भेजे, और आज सभी लोग को आप देख रहे हैं कि वो ऐप पे कर रहे हैं।
नॉट पीपल इन योर और माय पर एज ग्रुप, मगर पर भार्गव जी आपको लगता है कि आई अंडरस्टैंड शेयर्स एंड ऑल, लेकिन आपको लगता है वही चीज फिर से है कि घर से गोल्ड लेके जाना, उसे ईजीआर के फॉर्म में ट्रेड करना, कितने हाउस होल्ड वो कर पाएंगे? या आपको लगता है 2-4% भी करें? वो उसे टाइम लगेगा, बट नया कलेक्शन तो ईजीआर में होगा। श्योर। आज जो डिजिटल गोल्ड का कलेक्शन दीजिए, जिस तरह से ईटीएफ हो सकता है, ईटीएफ में लोग समझ रहे हैं कि भाई मैं एक जगह पे ये पर्टिकुलर फंड के साथ जुड़ा हूं, दे कैन हैव कैश कंपोनेंट, दे विल सेल, सो वो मैनेजमेंट जिसको चाहिए बराबर है, एंड सेलिंग ऑन द एक्सचेंज। ईजीआर में लेट्स ग्रो फर्दर, और उसमें एक माइन्यूट होल्डिंग की तरफ भी हम जाएं। ये अभी स्टेप 1 है, दिस इज अ बेबी स्टेप, मगर आगे का स्टेप तब आएगा जब भी आप स्टार्ट करेंगे। तो मैं तो बहुत खुश हूं, एंड इट इज अ वेरी गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। टैक्सेस कैसे देखते हैं आप इसके लिए, और जो लोग इसमें काम करने वाले हैं, करना चाहते हैं, वो टैक्सेस कैसे वॉच करें? देखिए, अभी तो जो है, आप फिजिकल लेते हैं तो भी सब टैक्स भरते हैं, और ट्रेड करते हैं तो एज अ नॉन रजिस्टर्ड डीलर आप टैक्स लिंक लूज करते हैं, तो उससे तो बुरा होगा नहीं। वी हैव बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम कि भाई इसे ईटीएफ की तरह टैक्स न्यूट्रल कर दें, और नॉन रजिस्टर्ड जीएसटी वाले को भी 3% का लॉस ना हो। लेट्स होप कि वो बाद में आ जाएगा, मगर आज की जो पोजीशन है फिजिकल गोल्ड की, उससे तो एक भी लॉस नहीं है। हाँ, अभी जितने ज्यादा प्लेयर्स हो गए, इतनी कॉस्ट एफिशिएंसी आएगी, और हम लोग कन्विंस कर पाएंगे अथॉरिटीज को कि द टैक्सेबिलिटी ऑफ जीएसटी शुड बी ओनली एट द टाइम ऑफ विड्रॉ, बट लेट्स वर्क ऑन इट। आज आप जो भी ले रहे हैं टैक्स के साथ ले रहे हैं, तो उसी तरह आगे चलते हैं। पॉइंट टेकन। ऑफ कोर्स इसके ऊपर और भी बहुत लंबी चर्चा करने की जरूरत है, लेकिन भार्गव जी बहुत शुक्रिया आने के लिए और बहुत ही आसान शब्दों में वो समझाने के लिए। ईजीआर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट यहाँ पर एक फ्यूचर है, ऑलरेडी इसे एनएसई ने यहाँ पर लॉन्च किया है। नया गोल्ड लेके यहाँ पर निवेश करना, जैसे भार्गव जी कह रहे हैं, डिजिटल वालों के लिए आसान होने वाला है। हाउस होल्ड गोल्ड निकलने में यहाँ पर ऑफकोर्स समय लगेगा। लेकिन गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस की बात कर लेते हैं। धर्मेश हमारे साथ हैं। धर्मेश, जितनी बार कच्चे तेल में तेजी देखी है, उतनी बार सोने चांदी में भी क्वाली देखी है। कैसे देखते हैं एक तो ये रिलेशन, और आगे जाके प्राइसेस कैसे रह सकते हैं? देखिए, सोने की बात करें तो नो डाउट सोने में जो कंसोलिडेशन था, काफी दिनों से मार्केट एक प्रेशर में था, क्योंकि डॉलर कंटिन्यूस बढ़ रहा है, प्लस इंटरेस्ट रेट की जो बात थी कट करने की, इनफैक्ट वो कट तो अभी हो नहीं रहा है, इनफैक्ट और स्टैग्नेशन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से छोटी अवधि के लिए ऊपरी स्तरों पर मार्केट में प्रेशर देखने मिल रहा है। देखिए, मार्जिन कॉल्स डेफिनेटली आएंगे, कच्चा तेल इतना हाई पे चल रहा है, तो यहाँ पे एक प्रेशर मिल रहा है गोल्ड को, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि गोल्ड की जो प्रेशर है वो अराउंड 4,450 से लेके $4,400 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। वॉर के सिनेरियो में सोना ऑलमोस्ट 4,200 तक आ चुका था, उसके कंपैरिजन अभी भी मार्केट में इतनी गिरावट आई नहीं है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो फॉल है वो कंटिन्यू रह सकता है, प्रेशर कंटिन्यू रहेगा ये क्वार्टर के। और मैं डोमेस्टिक मार्केट की बात करूँ तो 1,48,000 से लेके 1,47,000 तक के लेवल्स आपको छोटी अवधि में देखने मिल सकते हैं। तो मैं सोने में थोड़ा नेगेटिव हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे मुनाफा वसूली आ सकती है। अगर कंपैरिजन करें 3 साल की डेटा में, तो सोने ने ऑलमोस्ट 100% की छलांग लगाई है। $2,000 की कमोडिटी $5,000 हो चुकी थी, तो यहाँ पे एक मुनाफा वसूली आपको देखने मिल रही है। धर्मेश, अभी तक आपने 2 कॉल्स दिए हैं, क्रूड में और गोल्ड में, और दोनों ही सेल कॉल्स हैं। क्या एक सेल कॉल मेटल्स में भी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अक्रॉस बोर्ड आज थोड़े से मेटल्स भी ढीले हैं? देखिए, अगर आप देखें तो मैं कॉपर में थोड़ी छोटी अवधि के लिए मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ी मंदी आ सकती है। काफी शार्प रैली दे चुका है कॉपर, अगर आप देखें पुल बैक रैली, बट ये 1300 का स्तर ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में एज सच डिमांड एज सच बढ़ नहीं रही है, प्लस सप्लाई कंस्ट्रेंट के कारण प्राइस में थोड़ी स्टेबिलिटी ऊपरी स्तरों पर देखने मिल रही है। बट अगेन, जैसे डॉलर इंडेक्स बढ़ता रहेगा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि डॉलर और बढ़ सकता है, यहाँ से 102 103 की तरफ बढ़ेगा, तो कमोडिटी मार्केट में आपको एक प्रेशर देखने मिल सकता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कॉपर फिर से 1250 से 1240 के स्तर आपको दिखा सकता है। तो मैं करंट लेवल पे भी आपको बिकवाली की सलाह दूंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 1300 का स्तर आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और मंदी की एक कॉल रहेगी इसमें, और 1250 से 1240 के स्तर के लिए आप यहाँ पे एक मंदी का कॉल ले सकते हैं इसमें। राइट। धर्मेश ने आज हमें सारे के सारे सेल कॉल्स दिए हैं, चाहे वो क्रूड है, गोल्ड है, या फिर कॉपर वहां पर है। धर्मेश, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, और वो सारी की सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street.
नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। और बॉन्ड बाजार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर यील्ड्स हमने 7.04% तक आते हुए देखी हैं। काफ़ी हद तक एसेट क्लासेस में हमने यहाँ पर वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट जो और गहराया है पिछले 24 घंटों में, उसका असर अक्रॉस बोर्ड आता हुआ देखा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में तेज गिरावट है, रिकॉर्ड लोज यहाँ बनते हुए नजर आए। 95.40 का रिकॉर्ड निचला स्तर यहाँ पर रुपए ने छुआ है। तो काफ़ी हद तक चाहे वो डेट मार्केट है, करेंसीज है, इक्विटी है, हमने सभी जगह यहाँ पर बिकवाली जारी आते हुए देखी है। इसका सीधा इम्पैक्ट कच्चे तेल की तरफ से भी आया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगातार बंद है, वहाँ पर दोनों ही तरफ यूएस और ईरान के बीच में फायर एक्सचेंजेस हुए हैं सीज फायर के समय में, तो उसी का इम्पैक्ट यहाँ पर कच्चे तेल में देखने को मिला। एक समय था कल जहाँ पर हमने कच्चे तेल को $118 तक भी पहुँचते हुए देखा। ऑफकोर्स उन स्तरों से हल्की सी मुनाफा वसूली है, लेकिन $110 के ऊपर अब भी कच्चा तेल कायम है। और आपको याद दिला दें कि फरवरी से लेकर अब तक कच्चे तेल के भावों में $70 से हमने $115 तक की तेजी आता हुआ देखी है। और काफ़ी सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो सजेस्ट करती हैं कि जिस तरह से कच्चे तेल में तेज़ी है उसका सीधा असर महंगाई पे आएगा। और अगर कैलकुलेशन सेक में यहाँ पर देखें तो हर $10 प्रति बैरल की जो तेज़ी आप कच्चे तेल में आता हुआ देखते हैं, उससे सीपीआई पर 0.35% का असर पड़ता है बढ़त के मामले में। और देश का इंपोर्ट बिल यहाँ पर $15 बिलियन से बढ़ जाता है। और अब तक तो हमने यहाँ पर $40 प्रति बैरल की तेज़ी कच्चे तेल में पिछले 2.5-3 महीने में आते हुए देखी है। तो ये ऑफकोर्स एक चिंता यहाँ पर बाजारों में है। अब जहाँ तक ट्रेड्स की बात है, 3 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम और एक्टिविटी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। 5 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड, 10 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड में यहाँ पर पॉपुलेशन या फिर बात करें पार्टिसिपेशन की, वो काफ़ी कम आती हुई नजर आई है। और वो इसलिए क्योंकि लॉन्गर टर्म में अभी भी अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, तो लोग लंबा समय के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड फिलहाल नहीं कर रहे। सेकेंडरी मार्केट्स में अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स देखी जाए तो 30 अप्रैल की बात की जाए, थर्सडे को वो 87 बिलियन था। कल थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली, 96.1 बिलियन जैसा कारोबार यहाँ पर किया गया। नए बॉन्ड इशुएंसेस की बात की जाए तो कल 21 बिलियन के नए बॉन्ड्स यहाँ पर जारी हुए हैं। और फाइनली सबसे ज़्यादा ट्रेड्स कहाँ पर हुए हैं सेकेंडरी मार्केट्स में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, तो वो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, वेदिका कैपिटल, पैसालोक डिजिटल और आईएफएल समस्ता में यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमने वॉल्यूम आते हुए देखी। प्राइवेट बॉन्ड इशुएंसेस में आज एक नया नाम है, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स। ये जारी करेगा 10 साल के बॉन्ड्स और ये 5 बिलियन जुटाने की योजना में है। और फाइनली एक चीज़ जहां पर बॉन्ड मार्केट्स की नज़र रहेगी आगे की डायरेक्शन के लिए, तो वो होने वाला है आरबीआई का 8 मई को 10 साल का बॉन्ड नीलामी, जो कि 34,000 करोड़ की है। नेक्स्ट डायरेक्शन लिक्विडिटी और डायरेक्शन को लेकर इससे आएगी। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street.